बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंटरव्यूज के बारे में, इंटरव्यूज और उसके टाइप्स कौन कौन से और इंटरव्यू की टेक्निक्स कौन सी और रिज्यूमिंग राइटिंग क्या था। तो आज हम इनके बारे में डिस्कस। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 18 है। तो इसमें हम जो है वो डिस्कस करेंगे इन सब चीज़ों को, यानी कि हमारा जो आज का एजेंडा होगा वो ये 4 जो थिंग्स आपको नज़र आ रही हैं ये सब का। तो इनमें हम आप वन बाय वन देखेंगे। क्या सबसे पहले हमारे पास इंटरव्यू आते हैं। तो इंटरव्यूज क्या होता है? ये इंटरव्यूज हमारे पास इंटरव्यू एक बंदा क्वेश्चन पूछता है और दूसरा उसका आंसर यानी कि उसका जवाब देता है। तो यह कन्वर्सेशन का मतलब गुफ्तगू की जाती है। तो इंटरव्यूज का मतलब का फेस टू फेस कम्युनिकेशन को इंटरव्यूज वगैरह कहते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि इंटरव्यू वो होता है जो कोई आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा होता है किसी से, जो वो हमारे पास यानी कि इंटरव्यू होता है। और इंटरव्यू वो होता है जिस जो जवाब दे रहा है किसी भी क्वेश्चन आंसर का, यानी कि इंटरव्यू क्वेश्चन पूछने वाला होता है और जवाब देने वाला इंटरव्यू भी होता है। उसके बाद हमारे पास इसका मजीद आ जाता है कि जो इंटरव्यू होता यानी कि जो क्वेश्चन इंटरव्यूअर को वो क्वेश्चन पूछता है किससे, इंटरव्यू से, और वो उसका जवाब देता है। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि यानी कि ये इसमें जो एक क्वेश्चन पूछने वाला होता है और दूसरा उसका जवाब देने वाला, तो ये इसमें इंफॉर्मेशन जो वो ट्रांसफर हो रही है। ट्रांसफर कैसे हो रही है कि एक बंदा क्वेश्चन पूछ, इंटरव्यू जो करने वाला होता है उसको इंटरव्यूअर कहते हैं। इंटरव्यूअर जो होता है वो इंटरव्यू से क्वेश्चन पूछता है, यानी कि उसको उससे जो है वो उसका रिस्पॉन्स देता है, यानी कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है उसका क्वेश्चन का जवाब देता है। तो इस तरह इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफर हो रही होती है। तो ये हमारे पास जो है एक तरह की यानी कि वन वे कम्युनिकेशन इसको आप नहीं कर, बल्कि ये 2 वे कम्युनिकेशन होती है। जैसे कि स्पीकर होता है तो स्पीकर अपनी बात सिर्फ लोगों को तक पहुंचा रहा होता है, तो उससे दूसरे रिप्लाई नहीं कर रहे थे। लेकिन इंटरव्यू में क्या होता है कि एक दूसरे के साथ जो है वो एक क्वेश्चन पूछने वाला दूसरा उसका जवाब देता है। इसी तरह जवाब जो दे रहा है वो भी तो इन्फॉर्मेशन उसकी तरफ जो है वो जा रही होती है। तो इसीलिए ये दोनों के दरमियान जो ये 2 वे इसको कम्युनिकेशन आप कह सकते हैं, 2 वे इंफॉर्मेशन शेयरिंग आप इसको कह सकते हैं। तो इस चीज़ को इंटरव्यू। तो सिंपल वर्डिंग में अब इंटरव्यू अगर आपको बताया जाए तो इसमें यही आप कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चन का जो है वो जवाब दिया जाता है। दूसरा आप इसको कह सकते हैं कि ये फेस टू फेस कम्युनिकेशन या डिस्कशन होती है। तो इसके और ये 2 वे कम्युनिकेशन या 2 वे इंफॉर्मेशन जिसका फ्लो होता है। तो सिंपल वर्डिंग में अगर कम्युनिकेशन की बात की है तो इसमें ये आप इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ आ जाती है इंटरव्यूज के। हमारे पास टोटल 6 टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज हैं। तो ये जो टाइप्स जो है डिफरेंट हो सकती हैं। ये जो मेजर ली जा रही है कुछ टाइप्स, तो ये थ्योरेटिकल जो जितनी भी चीज़ें होती हैं बेसिकली ये जो है आगे पीछे हो सकते हैं, यानी कि यही हो सकता है चीज़ें। तो इसमें आप पे डिपेंड करें आप कितनी चीज़ों को अंडरस्टैंड। तो इसमें सबसे पहले स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, दूसरा है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, तीसरा है स्ट्रेस इंटरव्यू और बिहेवियर इंटरव्यू, और उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व और केस इंटरव्यू, इसके अलावा पैनल इंटरव्यू। तो ये हमारे पास 6 टाइप्स। अब इनको सबको वन बाय वन जो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है। तो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या होता है सबसे पहले तो हम ये देखते हैं। तो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जो होता है ये फॉर्मल होता है। इसमें जो स्केड्यूल होता है, टाइम वगैरह सब कुछ का पता होता है, क्वेश्चन आंसर का भी पता है, क्या पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं और उनका क्या जो है वो जवाब देना। बेसिकली स्ट्रक्चर इंटरव्यू होता है। ये जॉब्स के वक्त आपको इंटरव्यू देने जाता है तो जो जॉब के वक्त आप इंटरव्यू लिया जाता है वो स्ट्रक्चर इंटरव्यू ही लिया जाता है। तो बाज़ का इसको हम जो है पैनल इंटरव्यू भी कहते हैं। लेकिन ये स्ट्रक्चर इंटरव्यू जो होता है इसमें आप कह सकते हैं कि इसमें स्ट्रेस वगैरह होती है, यानी कि आप पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वगैरह होती है। स्ट्रक्चर इंटरव्यू क्यों स्ट्रेस होती है? क्योंकि दोनों सीरियस होते हैं इस चीज़ में। तो इसमें क्या है, स्ट्रेस तो होती है, लेकिन इसमें स्ट्रेस वो जो इंटरव्यू लेने वाला होता है वो कोशिश यही करता है कि आपकी जो स्ट्रेस होती है उसको कम करने की कोशिश करता है। क्योंकि जब आप इंटरव्यू देना है तो आप पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होती है। तो वो आपको पहले तो आपसे कोई जनरल क्वेश्चन वगैरह जो पूछता है, और जनरल क्वेश्चन पूछने के साथ साथ फिर यानी कि आप रास्ते में आज वेदर क्या था, या फिर आप जो आपकी जो है आप अपने बारे में बताएं। डायरेक्ट वो आपसे क्वेश्चन इसमें नहीं करता। आपको जो स्ट्रेस लेवल होता है उसको थोड़ा कम करने की कोशिश करता है। क्योंकि देखें अगर 15-20 मिनट की जो आपसे कोई भी यानी कि इंटरव्यू वगैरह हो रहा है तो आपके पहले जो 10 मिनट होंगे वो बहुत ही आप उसमें स्ट्रेस में, बाद में आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो लो होता जाता है। ये नहीं होता कि बिल्कुल स्ट्रेस खत्म हो जाती है, तो लो होती है। तो इसलिए वो पहले आपको स्ट्रेस तो थोड़ी कम करने की कोशिश करता है। तो
अब यही जो पॉइंट अभी आपको मैंने बताया, यानी कि एक तो ये फॉर्मल होता है, उसके बाद ऑर्गेनाइज भी किया जाता है, सब कुछ ऑलरेडी आपको जो है पता होता है इसमें। तो जैसे कि जॉब वगैरह आती है तो आपको टाइम टेबल सब कुछ बताया जाता है। उसके बाद यानी कि इसमें बताया आइस ब्रेकर वगैरह, तो आइस ब्रेकर वही चीज़ अभी आपको बताई। उसके अलावा यानी कि जो आइस ब्रेकर वो आपको रिलैक्स वगैरह यहाँ का दे वही बताइए, पहले आपको रिलैक्स करने की कोशिश करता है कि आपसे सीरियस क्वेश्चन उस टाइम नहीं पूछता, बाद में आपसे वो क्वेश्चन वगैरह जो है ये पूछता है। और यानी कि वही यानी कि वेदर कैसा था और रोड ट्रैफिक कैसी आज चल रही थी, तो इस तरह के आप नॉर्मल से बिल्कुल क्वेश्चन पूछते तो आपको रिलैक्स करने के लिए। लेकिन यहाँ आप पे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे आप सीरियस होते हैं। और उसके बाद ये यही उसने बाद वो अपनी कंपनी वगैरह पोजीशन वगैरह की बात हुआ वो स्टार्ट कर देता है। तो दो चार सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछने के बाद फिर वो अपनी डोमेन वगैरह के बारे में आपसे क्वेश्चन वगैरह करता है। तो इसमें एक बंदा भी क्वेश्चन करने वाला हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है। इसके अलावा कुछ ये जो स्ट्रेटजीज वगैरह होती है, कुछ जो जो क्वेश्चन पूछने वाले होते हैं, इंटरव्यू लेने वाले होते हैं, वो कभी आप कोई बंदे जो है वो आपको रिलैक्स नहीं भी करते और डायरेक्ट क्वेश्चन करते, लेकिन ज़्यादातर जो होता है वो आपको पहले रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं, हम नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसके बाद फिर वो आपसे दूसरे क्वेश्चन वगैरह के बारे में जो वो पूछते हैं। तो इसके बाद हमारे पास मजीद इसको डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर इंटरव्यू को। तो इसमें हमारे इसके अलावा वो डे टू डे जो यानी कि इंटरव्यूअर जो होता है वो डिस्क्राइब करता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और कंपनी की फ़िलासफ़ी वगैरह के। इसके अलावा एजुकेशन क्या है, कोर करिकुलर जो एक्टिविटीज़ वगैरह और वर्क एक्सपीरियंस वगैरह के बारे में वो पूछता है। इसलिए और इसमें जो क्वेश्चन आंसर होता है ऑलरेडी सबको पता होता है और ये एक फार्मल और स्ट्रक्चर वे में। तो उसके बाद हमारे पास जो है अनफॉर्मल इंटरव्यू आया, तो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू इसको कहते हैं। तो इसमें क्या था कि इसमें स्केड्यूल वगैरह तो थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन ये जैसे आप कहते हैं ना ग्रुप डिस्कशन वगैरह होती है, तो इसको आप ग्रुप डिस्कशन के तौर पर भी ले सकते हैं। इसमें आपके ऊपर स्ट्रेस वगैरह नहीं होती है, आप बिल्कुल नॉर्मल होकर जो है वो कोई भी बात वगैरह जो है वो कर रहे होते हैं। तो बेसिकली ये इसी पे तो ये हमारे पास फ्रेंडली होता है, यानी कि कोई भी बात जो कि एक दूसरे से पूछी जाती है वो कोई भी ऐसा ग्रुप डिस्कशन होती है, तो उसमें कोई भी किसी से कोई भी क्वेश्चन पूछे। इसमें जो मैं आपको बता दूंगा कि स्केड्यूल वगैरह तो हो सकता है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन आंसर वगैरह होते हैं वो पहले से डिफाइन होते हैं। इसमें कोई भी किसी से क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें अनफॉर्मल होता है, आप पे कोई स्ट्रेस नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। और इसके अलावा जो जितने भी स्टूडेंट हैं वो यही प्रेफर करते हैं कि उनसे ये इस तरह का जॉब के वक्त भी जो है वो डिस्कशन वगैरह के यही कोई इंटरव्यू ले, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये बेसिकली जैसे कि आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाकर दिया है, आप सॉफ्टवेयर क्लाइंट वगैरह से दोबारा फीडबैक जब आपने इस तरह का काम करना है तो फीडबैक ले रहे होते हैं या कुछ और काम करना है, तो वहाँ आप जो है वहाँ जो इंटरव्यू ले रहे होते हैं इसके लिए आप फ्रेंडली होकर लेकिन उनसे पूछ रहे होते हैं कि ताकि वो आपको एक ठीक तरह से जो है उसका इंटरव्यू वगैरह जो है वो आपको बता सकें कि इसमें ये चीज़ें होनी चाहिए और ये इसमें ये खामी कुछ भी ये सारी चीज़ें। तो बेसिकली वहाँ की है जहाँ आपने जो कोई रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग वगैरह करनी है तो वहाँ भी इसका जो है वो यूज़ किया जाता है। तो इसमें कोई सारे के सारे जो होते हैं वो कंफर्टेबल महसूस करते हैं और उनमें किसी किस्म की कोई जो है यानी कि स्ट्रेस वगैरह नहीं होती और कुछ भी होती है, सब कुछ जो है वो एक यानी कि पॉजिटिव वे में चल रहा होता है और सबकी ट्यून भी पॉजिटिव होती है। लेकिन यहाँ जब आप चूँकि एक फ्रेंडली तो है, लेकिन यहाँ पर प्रोफेशनलिज्म जो आपको वो अपना मेंटेन रखना, प्रोफेशनलिज्म के प्रोफेशन क्या था, प्रोफेशनल क्या था, प्रोफेशनलिज्म क्या था, रेडी बता चुका हूँ। तो आपको अपना बेशक आप फ्रेंडली यहाँ कोई क्वेश्चन आंसर बता रहे हैं कुछ यानी कि एक दूसरे को और डिस्कशन कर रहे हैं, तो उसके बावजूद आपको प्रोफेशनल अपना जो है वो कायम रखना होगा, मेंटेन रखना होगा। इसमें जो है ज़्यादातर पढ़े लिखे ही लोग होते हैं, एक ही लेवल के ज़्यादातर लोग होते हैं। तो इससे पहले जो हम ये पॉइंट भी ये वाला पॉइंट हमने देखा था, ये बेसिकली इंटरव्यू इज इंटरेस्टिंग इन हेयरिंग फ्रॉम यू, सो यू मे बी आस्क अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट ओपन एंडेड क्वेश्चंस। तो ये पॉइंट हम देख चुके हैं, तो इसीलिए वो आपसे क्वेश्चन पूछने में इंटरेस्ट होता है। उसके बाद स्ट्रेस इंटरव्यू ऐसा इंटरव्यू होता है जिसमें आपके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होती है कि अगर आपके ऊपर कोई बिल्कुल स्ट्रेस नहीं भी है तो वो ऐसा कोशिश करते हैं कि आपके ऊपर स्ट्रेस लाई जाए। क्योंकि आप जब रियल लाइफ में जॉब वगैरह करेंगे तो आपकी जॉब ही इसी तरह लेवल की होती है कि कस्टमर वगैरह आपसे किस टोन में बात करता है, क्या कहता है, तो आप उसका कैसे आंसर वगैरह देते हैं, तो वो सारा कुछ इसमें है। तो इसलिए एक तो आपके ऊपर स्ट्रेस होती है, लेकिन अगर नहीं भी है तो वो आपको क्वेश्चन इस तरह के देंगे, कोई इस तरह की प्रॉब्लम वगैरह देंगे जिसकी वजह से आपके ऊपर स्ट्रेस आ जाती है। वो अजीबोगरीब आपसे सवाल पूछेंगे, या कुछ जो 2 घंटे में जो प्रॉब्लम सॉल्व यानी कि कोई भी
क्वेश्चन सॉल्व किया वो आपको कहेंगे आधे घंटे में करें। तो इस तरह के मुख्तलिफ आप वे में आपको वो क्वेश्चन जो है वो करते हैं। तो आपको अपनी जो स्ट्रेस लेवल है उसको हाई नहीं करना, आपको जो स्ट्रेस लेवल को लो ही रखना होगा। तो बेसिकली वो आपके ऊपर स्ट्रेस जो है वो हैवी करने की कोशिश कर। तो इस तरह के जो स्ट्रेस इंटरव्यू लिए जाते हैं वो बेसिकली जो सेल्समैन वगैरह की, जैसे कि आपकी जॉब वगैरह होती है तो वहाँ पूछे जाते हैं, क्योंकि वहाँ आपने डेली लाइफ में आपके पास कस्टमर वगैरह आते हैं और उनका डिफरेंट बिहेवियर होता है, डिफरेंट एटीट्यूड होता है और डिफरेंट वो आपका स्ट्रेस डालने की कोशिश कर, तो इसमें वो आ जाता है। इसके अलावा इसमें आप जो स्ट्रक्चर होते हैं अनस्ट्रक्चर जो हमने डिस्कस किए थे, तो वो चीज़ें तो इसमें आ सकती, क्वेश्चन उसी तरह हिसाब से होंगे, लेकिन इसमें मजीद जो है वो आपको ये कूल डाउन वगैरह नहीं इसमें किया जाता। आप पहले स्ट्रेस होते हैं और मजीद आपके ऊपर जो स्ट्रेस डालने की कोशिश की है, अगर आप उस स्ट्रेस को अगर कूल डाउन कर जाए तो आप जो सक्सेस हो, अगर आप क्योंकि आप स्ट्रेस को मजीद अपने ऊपर हाईवी होने देंगे तो फिर आप जो आंसर नहीं दे पाएंगे और इस तरह आप जो है वो कामयाब नहीं हो सकते। तो इसमें वो आपको डिफरेंट जो इंटरव्यूअर होता है डिफरेंट हिसाब से आपसे क्वेश्चन वगैरह जो पूछता है, हर एक एंगल से आपसे क्वेश्चन पूछने की कोशिश करता है ताकि आपका जो रिएक्शन होता है वो कैसा है, वो आपका बेसिकली वो रिएक्शन देखना चाह रहा है कि हर एक एंगल से आपको क्वेश्चन पूछता है ताकि आप अपना रिएक्शन दें और आप कैसे बिहेव कर रहे हैं उसके सामने, तो उसको जो है वो पता चल जाए। तो बेसिकली आपका बिहेव चेक करने के लिए आपसे इस तरह के जो है वो क्वेश्चंस पूछता है, अदरवाइज उसका और कोई पर्पज नहीं होता। तो यानी कि यहाँ बताया स्ट्रेंज अजीबोगरीब आपसे क्वेश्चन पूछा, यानी कि जिनका तल्लक ही नहीं होता आपकी उसकी डोमेन वगैरह वो भी उस तरह के क्वेश्चन वगैरह पूछे। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दी गई है कि हाउ मैनी पिंग पोंग बाल्स कैन फिट इन 757 जेट। तो ये देखते हैं पिंग बॉल मतलब कि टेनिस बॉल जो होती है, गेंद बल्ला जो होता है जो टेबल पर खेला है उसको कह रहे हैं, तो उसकी जो बॉल है वो उसके बारे में। तो ये देखे एयरफोर्स वगैरह में इस तरह के क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं। तो ये कितना अजीबो गरीब ये क्वेश्चन है, तो लेकिन आप असल में ये उनका ये है मतलब नहीं है कि आप उसका आंसर ठीक दें, आपको आंसर नहीं है आपको देना, आपको उन्होंने बेसिक बिहेवियर आपको उसका यस और नो में आंसर नहीं देना, बल्कि उसको ऐसे आंसर देना है कि उस जो प्रॉब्लम्स को ब्रेक डाउन करना है स्मॉल पीसेज में और उसको मैनेजेबल कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है, ताकि जो प्रॉब्लम आपको बताई जा रही क्वेश्चन जो आपको कह रहे हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करें और लॉजिकली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप बस उसका ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये ऐसे ऐसे वैसे ऐसा नहीं, बल्कि उसको बेहतर वे से उसको जो जवाब देने की कोशिश करें। उसके बाद स्ट्रेस इंटरव्यूज में यही सारी चीज़ें आ रही हैं जो अभी आपको बता चुका हूँ कि इसका आंसर जो है वो ठीक या गलत पे आपको ये फोकस नहीं करना होगा, कुछ भी नहीं है। जस्ट आपने जो आंसर दे रहे हैं वो उसके ऊपर आपने जो स्ट्रेस नहीं हावी होने देनी, जो भी नॉर्मल होगा बिल्कुल कोल्ड हो रहकर उसका जो आपको जो जवाब देने की ये वही जो 2 आवर्स के भी थोड़ी देर पहले बात किए, तो ये वो सारी चीज़ें फिर वही आपसे की जा रही है। उसके बाद हमारे पास आता है बिहेवियर इंटरव्यू वगैरह। तो आप बिहेवियर, इसमें भी बिहेवियर ही आपका बेसिकली चेक। स्ट्रेस में क्या, स्ट्रेस में बेसिकली आपके ऊपर मजीद स्ट्रेस वगैरह जो है डाली जा रही होती है, और यानी कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स दी जाती है तो ये नहीं कि आप ऊपर आपने स्ट्रेस हावी कर लेते तो फिर आप वर्क नहीं करते, तो वो उसमें दोनों चीज़ें बिहेवियर भी आपका चेक है और वो भी। लेकिन इसका बिहेवियर इंटरव्यू आपका सिंपली बिहेवियर चेक कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर आप जो है आर्मी वगैरह में इंटरव्यू वगैरह देने जाएंगे तो वहाँ क्या होता है कि वो कभी आपके मुंह पे थप्पड़ मार देंगे या गिलास तोड़ के कहेंगे किसके इसके ऊपर यानी कि इसके जो पीसेस हुए हैं वो कितने हैं। तो इस तरह का आपसे वो जीवो वो भी आपका बिहेवियर चेक करके आप क्या करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जॉब इंटरव्यू में जो क्वेश्चन होने वाला जो है होता है, तो इसमें आपसे वो यानी कि पास्ट में आप जो कुछ कर चुके हैं वही उसी के हिसाब से, यानी कि आपको ये अगर ये आपको प्रॉब्लम आई तो आप इसको कैसे आपने सॉल्व किया, ये नहीं कि आप फ्यूचर में इसको कैसे सॉल्व करिए, ये आपसे नहीं पूछा था, बल्कि आपसे पूछा जाता है कि इस तरह की अगर आपको ये प्रॉब्लम्स आई थी तो आपने इसको कैसे जो है वो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन वगैरह इसमें जो है वो नहीं होते, बल्कि वो डायरेक्ट पूछते हैं कि इसको इस प्रॉब्लम को आपने कैसे सॉल्व किया, ये आपके साथ हुआ था तो आपने ये क्या किया था। तो ये बेसिकली इसमें ये चीज़ें आती हैं, यानी कि इस तरह के आपको फ्रेजेस पूछे जाए, टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन यू, तो ये इस तरह के आपसे डिफरेंट जो सिचुएशन के हिसाब से पूछे थे। तो जनरल आपने ये प्रॉब्लम आई थी उसमें कैसे उसको सॉल्व किया था, तो ये सारी चीज़ें जो इसमें इंक्लूड होती
तो इसमें जितने भी क्वेश्चन होते हैं मैं आपको बता चुका कि ये पास्ट वगैरह में यानी कि जो जो आपको हुआ है या आपने क्या क्या काम किया है तो किस सिचुएशन में क्या क्या, तो वही होता है। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन रिक्वायर यू टू टेल स्टोरीज फ्रॉम योर पास्ट, यानी कि इसमें जो आपने पास्ट में किया उसकी अपनी स्टोरीज वगैरह आप बताते हैं कि सारी सारी हिस्ट्री वगैरह के किस किस सिचुएशन में आपने क्या किया था, अगर टीम लीडर थे तो आपने क्या किया, या टीम वर्कर पर्सनल स्किल्स आपके पास कौन सी हैं, और इसके अलावा आपकी एजुकेशन जो है एम्प्लॉयमेंट वगैरह सब कुछ इसमें दिखाएगा। तो बेसिकली यहाँ जो बताने का मकसद है तो मैं आपको क्लियर करता करूँ जो ये बिहेवियर है, और इससे पहले स्ट्रेस में तो उसमें आपसे वो आपको आपके ऊपर स्ट्रेस को हावी करना चाह रहे होते हैं कि आपके ऊपर अगर स्ट्रेस होती तो आप उसमें क्या रिएक्शन, कितनी स्ट्रेस के ऊपर आप वर्क कर भी सकते हैं नहीं कर सकते। तो बेसिकली वहाँ स्ट्रेस होती है, यहाँ बिहेवियर आपका चेक कर रहे होते हैं कि अगर आपको यानी कि आपका बिहेवियर कैसा होता है, ये नहीं कि आप यहाँ बेसिकली आपको जो है हाइपर करने की कोशिश की जा रही होती है कि आपका जो एटीट्यूड है वो हाइपर हो जाता है। ये नहीं आप किसी से लड़ना शुरू हो जाएंगे, किसी ने कोई गलत काम कर दिया तो कुछ भी है ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में तो ऐसा वो आपको देखते हैं, फौरन आप रिएक्शन तो नहीं ले रहे थे लेकिन क्या किस तरह आप जो है उस कोई भी आपसे जो पेश आता है तो उसको कैसा रिएक्ट वगैरह करते हैं ये देखा जाता है बिहेवियर इंटरव्यू में। और वहाँ आपका जो है रिएक्शन वगैरह नहीं देखा जाता, बेसिकली वहाँ आपको जो है कि क्या आप स्ट्रेस में काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग और केस इंटरव्यू आ जाता है। तो यहाँ आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में सिंपल सी बात है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब कि आपको डिफरेंट प्रॉब्लम्स दे दी जाएंगी और आपको कहा कि कोई भी क्वेश्चन वगैरह दी तो आपको कहा कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। जैसे कि आपको कह दिया जाता है एक सर्कल है उसमें ये डिफरेंट उसमें ये पार्ट्स वगैरह कहा जाते हैं और उसको उसको कहते हैं कि ये इसमें एक टिक लगाएं और इसके जो 7 पार्ट्स हो जाएं। तो आप वहाँ सोचने बैठ जाते हैं। तो आपको अगर आपने रियल लाइफ में ये मुख्तलिफ गूगल वगैरह से कहीं से अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग की होगी तो आप जो है इसका फौरन आंसर दे पाएंगे। तो अदरवाइज आपके लिए वहाँ मुश्किल हो जाती है, फिर सोचने आप बैठ जाएंगे। देखिए आपने ये 4 साल अभी जो है BS वगैरह के गुजारे होंगे तो अगर आपने यहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग की होगी तो आपके लिए वहाँ बहुत इजी होगा आंसर वगैरह देने। लेकिन अगर आपने वैसे गुजार ही दिए होंगे प्रॉब्लम वगैरह सॉल्विंग की ही नहीं हुई तो आपका फिर माइंड सेट होगा, वहाँ भी आप जो है इस तरह के काम नहीं कर सकते। तो इसमें बेसिकली जो कैंडिडेट्स वगैरह तो एनालिटिकल एबिलिटी और कम्युनिकेशन स्किल वगैरह चेक करें कि उसकी लॉजिक थिंकिंग है वो किस तरह वो थिंक कर रहा है। तो बेसिकली सामने चीज़ें सेम नहीं आती, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है सामने। तो इसमें आपकी लॉजिकल थिंकिंग कैसे आप अगर आपको प्रॉब्लम देती है तो उसको कैसे रहता है। तो इसमें वो यही कह रहे हैं कि आंसर ठीक या गलत की नहीं बात, बल्कि आपकी लॉजिकली प्रोसेस चेक कर रहे हैं कि आप कैसे किसी प्रॉब्लम वगैरह को लॉजिकली सॉल्व करने की कोशिश करती हैं। तो ये बेसिकली जब डेवलपमेंट वगैरह में आप जाते हैं प्रोग्रामिंग वगैरह में तो आपको डिफरेंट प्रॉब्लम वगैरह क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं। तो यानी कि जो अगर आपको प्रॉब्लम वगैरह दे दी गई तो उसको आपने इस तरह ब्रेक डाउन करना है कि वो मैनेजेबल वे में आप उसको जो है सॉल्व कर पाएँ। तो इसी को कहते हैं हमारे पास जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। पैनल इंटरव्यू में मुख्तलिफ लोग होते हैं बैठे होते हैं जो आपसे क्वेश्चन वगैरह जो है वो पूछ होते हैं। इसमें एक बंदा नहीं होता बल्कि ज़्यादा बंदे बैठे लोग होते हैं जो यानी कि जिन्होंने जो कोई भी कैंडिडेट वगैरह जो आपको सिलेक्ट करेंगे तो वो आपसे मुख्तलिफ क्वेश्चन पूछने वाले होते हैं। तो इसमें आप जो है वो जो भी आपसे बंदा क्वेश्चन पूछ रहा है आपको उसका आंसर वगैरह देना होगा। तो इसमें आप चूँकि मुख्तलिफ लोग होते हैं पैनल में तो हर एक टेक्निकल बंदा बैठा और डिफरेंट डोमेन वगैरह के बंदे यानी कि डिफरेंट टेक्नोलॉजी वगैरह को जानने वाले लोग होते हैं। तो आप चूँकि वो डिफरेंट लोग होते हैं तो आप क्वेश्चन बेसिकली आप उनका नाम वगैरह जो है वो नोट कर लें और कोशिश करेंगे उसके नाम से उसको पुकारने की कोशिश करें। और लेकिन इसके अलावा अगर जो बंदा आपसे क्वेश्चन वगैरह पूछ रहा है तो आप उसको जो है आंसर दें और ई कंटेंट दूसरों को यानी कि दूसरों को भी देखें लेकिन उस पर ज़्यादा फोकस किया जाए। इसके अलावा जो यानी कि इंटरव्यू का जो स्टाइल और टोन वगैरह जो पैनल की होती है वो वेरी करती है, कुछ भी हो सकती है लेकिन बेसिकली वो फॉर्मल वगैरह होती है और वो बिहेवियर बेस्ड क्वेश्चन वगैरह से आपसे जो पूछते हैं। तो बिहेवियर तो हर एक में आएगा। तो उसके अलावा इंटरव्यू टेक्निक्स वगैरह अब हमारे पास आ जाती हैं। तो इंटरव्यू टेक्निक से मतलब है कि हमारे पास मुख्तलिफ वेज होता है जिनके थ्रू हम जो है इंटरव्यू दे सकते हैं। यानी कि आपको इंटरव्यू देना कैसे है, यानी कि आप एफिशिएंट वे से अगर इंटरव्यू देना चाहते हैं तो वो कैसे दे सकते हैं। तो उसके हमारे पास मुख्तलिफ टेक्निक्स आ जाती हैं। जैसा कि सबसे पहले इंटरव्यू प्रिपरेशन आ जाती है। तो इंटरव्यू प्रिपरेशन में क्या आता है कि आपको पहले से ऑलरेडी प्रिपेयर होना चाहिए। ये नहीं कि आपको बिल्कुल
आप यहाँ उठे और जो इंटरव्यू वगैरह देने चले गए, तो आपको ऐसा नहीं है, बल्कि आपको क्या करना कि जिस ऑर्गेनाइजेशन वगैरह के आप इंटरव्यू देना जा रहे हैं, तो बेसिकली आप उस बिजनेस वगैरह के ऊपर जो है वो एक बार उसको देख लो, गूगल वगैरह कर लें। अगर वो उस बंदे का आपका नाम वगैरह जो इंटरव्यू आपसे लेना है उसका पता है, तो वो आप उसके बारे में गूगल कर लें, या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन वगैरह के बारे में वो जान लें। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी, यानी कि ये नहीं कि आपने प्रिपरेशन भी करनी होती, तो आप यानी कि कोई भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी, जैसे कि वेब के ऊपर जो आप जो इंटरव्यू देना चाह रहे हैं, वेबसाइट वगैरह बनाने चाह रहे हैं, तो इस हिसाब से तो ये नहीं कि आप वो चीज़ें देख लें, बल्कि आप क्या करें, जो जिस ऑर्गेनाइजेशन में जहां आप जा रहे हैं वो किस तरह की प्रोडक्ट वगैरह बनाते हैं, उसके कौन कौन से क्लाइंट्स हैं, वो सारी चीज़ें कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती, तो ये सारी चीज़ें वो देखें, क्योंकि आपके क्वेश्चन होने वाले होते हैं बेसिकली उनसे वही उस तरह के पूछते हैं। ये नहीं कि आप जो है कोडिंग वगैरह लेकर बैठ जाए और कहें कि ये आप हमसे यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन वो ऐसे क्वेश्चन अक्सर नहीं हुए, बल्कि जो ऑर्गेनाइजेशन जो वर्क कर रही होती है आपसे उसी तरह की क्वेश्चन पूछती है। इंटरव्यू प्रिपरेशन में सिंपल ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोडक्ट वगैरह बना रही है उस पर फोकस ये नहीं कि अगर आप प्रोग्रामिंग कह दिए तो आप प्रोग्रामिंग वगैरह की कोडिंग वगैरह इस तरह के नेटवर्किंग प्रोग्रामिंग सब कुछ पढ़ते रहें, और जो चीज़ें वो बना रही है कोई प्रोडक्ट वगैरह जो पेज, तो उसके जो है टेक्नोलॉजी वगैरह के ऊपर आप फोकस ही ना करें। उसके अलावा रोल प्ले ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि आप ये नहीं कि सोए उठ के चले जाएंगे, कुछ भी नहीं आपने किया, एक तो प्रिपरेशन नहीं की, दूसरा आपने रोल पे क्या खाक पे जो है वो पेल करना है। अगर आपने कुछ पढ़ा हुआ ही नहीं होगा, तो जो आप चीज़ें आपने पढ़ी होंगी उसका रिहर्सल करना है। रिहर्सल मतलब कि यानी कि आप आईने के सामने खड़े हो जाएं और उसके बाद आप किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं उस तरह बिहेव करें, या फिर आप किसी घर में किसी को कहते हैं कि मुझसे ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे और फिर आप उनका आंसर दें, तो ये असल में आपका ये रिहर्सल हो रहा होगा, तो आप ये रोल प्ले कर रहे होंगे। उसके बाद हमारे पास इसके और मजीद जो टेक्निक्स वगैरह आ जाती हैं, तो इनको भी आप वन बाय वन देखते जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास बॉडी लैंग्वेज मतलब कि अगर आप देखें प्रिपेयर वगैरह सब कुछ किया होगा, तो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा होगा कि आप ऑलरेडी जो है वो प्रिपेयर सब कुछ कर चुके हैं, और आपकी जो बॉडी लैंग्वेज में बिल्कुल जो है ठीक होगी। नहीं तो अदरवाइज आप सब सर्दियों में कुछ लोगों का पसीना बह रहा होता है, वो परेशान होते हैं, तो क्योंकि उन्होंने प्रिपरेशन वगैरह सब कुछ कोई नहीं होगी, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है कि इसने कुछ भी जो है वो पढ़ा हुआ नहीं है और ये आंसर नहीं दे सकता। तो आपकी यानी कि आप बॉडी लैंग्वेज मतलब कि आप बोल रहे हैं, तो वो भी आप यानी कि आधा घंटा सोचने में लग जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यानी कि बॉडी लैंग्वेज आप यहाँ बोल रहे हैं तो अटक के बोल रहे हैं और सोच के बोल रहे हैं, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ जो है वो ही बता रही होती है, और यहाँ पे आप कांपना शुरू कर देते हैं कहाँ पे। लेकिन अगर आपने पढ़ा होता है, प्रैक्टिस की होती है, तो फिर आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर खड़े होते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बिल्कुल यही बता रही है कि आप जो है यानी स्ट्रेस वगैरह में नहीं है, नॉर्मल जो है वो रुके हुए हैं। सिंपल यही कि अगर आप रिलैक्स होंगे तो आपकी बॉडी लैंग्वेज पता चल रहा होगा कि आप रिलैक्स हैं। अगर आप रिलैक्स नहीं है, हाइपर वगैरह, तो आपकी बॉडी से ही पता चल रहा है कि आप हाइपर इनका स्ट्रेस अगर आपकी होगी, तो आपकी बॉडी से पता चल रहा है कि आप स्ट्रेस है। उसके बाद आंसरिंग इंटरव्यू क्वेश्चन ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, यानी कि आपने पुरस्कून कूल होकर किसी भी क्वेश्चन का आंसर देना है, आपने थोड़ा सोच कर देना है, लेकिन ये नहीं है कि 1 2 4 सेकंड के लिए 5 10 सेकंड के लिए सोच सकते हैं। ये नहीं कि एक क्वेश्चन पे 10 मिनट तक वो सोचते हैं, तो ये चीज़ें वही बता रही हैं। और इसके अलावा जो आपने क्वेश्चन वगैरह में आपको बताया, जो रिहर्सल अगर आप किया होगा तो आप नॉर्मली बता पाएंगे, अगर रिहर्सल वगैरह आपने नहीं किया तो आपके लिए ये बताना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो क्योंकि जो क्वेश्चन वगैरह आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह वो उसी के रिलेटेड पूछती, जो उसका जो वर्क वगैरह होता है जो वो काम करे। उसके बाद साइकोमेट्रिक एंड इंटेलिजेंस टेस्ट वगैरह जो इसमें आ जाता है। तो इससे पहले हमने जो कुछ टाइप्स पढ़े थे, यानी कि बिहेवियर जो हमारे पास होता है, बिहेवियर इंटरव्यू, या फिर आपने जो है प्रॉब्लम सॉल्व, तो बिहेवियर इंटरव्यू क्या आप बेसिकली अपना इमोशनल इंटेलिजेंस का ही यूज़ कर रहे हैं, यानी कि आपको ऐसे में थप्पड़ की बात तो आपने फौरन रिएक्शन नहीं कर पाओगे। आपने क्या मैं आपको बताया कि वहाँ इमोशनल इंटेलिजेंस वगैरह का यूज़ करना है, उसके बेहतर जो उसका आंसर देने की कोशिश करनी है, तो कैसे रिएक्ट करना है। तो इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह भी, यानी कि कोई किस तरह कोई प्रॉब्लम दे तो उसको कैसे सॉल्व करें। तो इस जो साइकोमेट्रिक एंड इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, बेसिकली अगर आपने प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व की होंगी, तो आप कोई भी लॉजिकली किसी तरह का कोई क्वेश्चन आपको गिवन होगा तो आप उसको सॉल्व कर पाए।
तो इसका सिंपल सलूशन यही है कि आप इंटरनेट वगैरह से मुफ्त जो एग्जांपल्स वगैरह यानी कि जो डिफरेंस जो इंटरव्यू वगैरह लिया जाए तो उसके बताया बताया गया रहा कि अगर इस तरह का क्वेश्चन वगैरह आपको पूछा जाए तो उसका कैसे आंसर है। ये नहीं कि अगर 2-3 लाइनों का वगैरह या कोई बड़ा क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम वगैरह दे दी और आपको उसको पढ़ने ही बैठ गए तो वहाँ इतना आपके पास टाइम नहीं होता है। अगर आपने प्रैक्टिस वगैरह की होगी तो आप सिंपली उसका जो भी आंसर होगा वो दे पाएंगे, अदरवाइज आपके लिए उसका आंसर देना जो है वो मुश्किल होगा। तो इसमें वो यही बातें बार बार बताई जा रही हैं कि यानी कि आप ये देख रहे हैं गेन देर आर नो राइट और रॉन्ग आंसर है। कोई भी जॉब नहीं, अगर आपने प्रैक्टिस वगैरह की होगी तो आप सिंपली उसका आंसर दे पाए, अदरवाइज नहीं। ये इस तरह के क्वेश्चन जो साइकोमेट्रिक एंड इंटेलिजेंस जो टेस्ट ये बेसिकली आर्मी वगैरह में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो उसके अलावा हमारा कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो कॉन्फिडेंस तो वही है जो यानी कि अगर कोई भी आप बात आपके पास बेशक बहुत ज़्यादा नॉलेज, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप अपनी बात नहीं बता पाएंगे। अगर आप अपनी बात नहीं बता पाए तो उनको कैसे पता चलेगा कि आपके पास नॉलेज है या नहीं। तो आपको कॉन्फिडेंस तब भी होगा जब आप बिल्कुल ये सारी चीज़ें जो ऑलरेडी जो डिस्कस करें अगर वो सारी चीज़ें आपने की होंगी तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। अगर आपने प्रिपरेशन वगैरह ये सब कुछ की होगी तो आपके रिहर्सल वगैरह किया होगा तो आपके अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस होगा, अदरवाइज कॉन्फिडेंस आने की तो चांस बहुत कम होते हैं। कम लोग होते हैं जिनके अंदर कॉन्फिडेंस जो होता है, लेकिन कॉन्फिडेंस हो भी तो लेकिन अगर आपको कुछ आता ही नहीं है, आपके माइंड में कुछ नहीं, तो कॉन्फिडेंस कैसे आ सकता है। तो इसीलिए आपको जितनी चीज़ें हम सारी जो है आगे पहले डिस्कस की हैं, अगर उनकी प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ की होगी तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली जो है कॉन्फिडेंस जो वो बहाल हो। उसके बाद हमारे पास है रिज्यूमे राइटिंग। तो रिज्यूमे राइटिंग जो है आपको डिफरेंट वेज वगैरह से मिल जाएगी इंटरनेट वगैरह से। तो इसको CV वगैरह के नाम से भी जाना था। तो सिंपल थोड़ा इसको भी टच कर लेते हैं। तो ये जो कि हमारा लास्ट पॉइंट रहेगा तो CV राइटिंग वगैरह किया था। तो CV राइटिंग में क्या आता है, हमारा जो एजुकेशन होती है, वर्क एक्सपीरियंस होता है, क्रेडेंस और अकम्पलिशमेंट वगैरह इसमें जो आ जाती है। तो ये हम बेसिकली जब हमने कोई भी जॉब हासिल करनी होती है तो पहले इंटरव्यू से पहले ये हमारे पास बेसिकली हम जो रिज्यूमे ये लिखते हैं। तो रिज्यूमे हमारे पास एक या दो शॉर्ट वे में हम जो है लिख कर देते हैं। और ये सबसे पहला जो हमारा डॉक्यूमेंट्स होता है जो हम राइट करते हैं, जो देखा जाता है वो हमारे पास रिज्यूमे हमारा जो है वो देखी जाती है। अगर हमारे रिज्यूमे जो अच्छी होगी तो वो हम फौरन यानी कि देखें मुख्तलिफ लोग जैसे मुख्तलिफ जो मार्केट में प्रोडक्ट वगैरह आती हैं, अगर प्रोडक्ट तो मुख्तलिफ आते हैं लेकिन आप उनमें से एक दो ही चूज़ करते हैं और उनको यूज़ वगैरह करते हैं। तो इसी तरह रिज्यूमे राइटिंग मतलब कि बहुत सारे लोग जो है अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपको क्यों सिलेक्ट करेंगे, वाई आप हायर यू, आपको क्यों सिलेक्ट करेंगे। तो बेसिकली अगर आपकी रिज्यूमे अच्छी है और अट्रैक्टिव है तो आपको फिर ही वो आपको कॉल करेंगे, क्योंकि सबसे पहले उनके पास जो चीज़ आती है वो रिज्यूमे की जाती है और उसके बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जाते हैं। तो इसीलिए आपको ये नहीं कि आप इंटरनेट वगैरह से कोई फॉर्मेट उठाया कोई तो कॉपी पेस्ट करके सेंड कर दिया तो वहाँ वो फ़ौरन वो चेक कर लेते हैं। तो वो यानी कि वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं होती। जो जब इंटरव्यू वगैरह आपसे पूछा जाता है तो आपसे वो पूछते हैं कि ये रिज्यूमे में ये लिखा है, तो आप वहाँ आंसर नहीं दे पाते। तो अगर आपने खुद से लिखी होगी तो आप फ़ौरन उसका आंसर भी दे पाएंगे। लेकिन हाँ, इंटरनेट से आप हेल्प ज़रूर ले पढ़ सकते हैं दूसरों की ज़रूरत, लेकिन ये कॉपी पेस्ट मत करें बल्कि आप खुद से इसको लिखने की कोशिश। तो ये जितनी बातें बोली यही वही पॉइंट रह गए हैं। आप एक तो रिज्यूमे जो आपने सबमिट करा हो, यहाँ कवर लेटर की बात है तो कवर लेटर बेसिकली कवर लेटर भी उसी के साथ है। तो रिज्यूमे जो होती है इसमें आप बुलेट पॉइंट्स वगैरह के हिसाब से लिखते हैं, यानी अपनी जो अपनी चीज़ें एजुकेशन वर्क एक्सपीरियंस वगैरह जो है ये सारा कुछ लिखते हैं और ये पॉइंट होते हैं। उसके साथ जो कवर लेटर आप क्या होता है, कवर लेटर भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो कवर लेटर में आप यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको हायर वगैरह कर रहे होते हैं तो बेसिकली आप CV कब भेजते हैं, आप रिज्यूमे कब भेजते हैं, तब ही भेजते हैं जब कोई एडवर्टाइज वगैरह जो आप देखते हैं। तो आप जो कवर लेटर है उसमें बेसिकली आप जो एडवर्टाइज वगैरह जो है वो उसके बारे में यानी कि हमने ये आपकी एडवर्टाइज वगैरह पढ़ी थी और उसके बदले में हम ये आपको रिज्यूमे वगैरह लिख रहे हैं। तो ये जो कवर लेटर है इसमें डिटेल के हिसाब से लिखा जाता है, जबकि रिज्यूमे में बुलेट पॉइंट्स वगैरह के हिसाब से लिखे थे आपकी एजुकेशन। और कवर पॉइंट में आप बताते हैं कि हम आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये कुछ कर सकते हैं और ये हमारे पास हमारी एबिलिटीज़ वगैरह मेरे अंदर है, लेकिन आप उस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से बता रहे थे कवर लेटर में और वो एडवर्टाइज वगैरह वही चीज़ें जो आप ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट भी आपको बता चुका हूँ और उसके अलावा हमारे पास क्योंकि ये सबसे पहला तो आपको टाइम वगैरह एफर्ट वगैरह सब कुछ इस पर लगानी होगी, जितनी भी चीज़ें अभी आपको बताई हैं ये वही लिखी हुई। तो रिज्यूमे राइटिंग
है वो सिंपल भी है, जो आप इसको कहेंगे डिफ़िकल्ट भी है, जिस इसको आप जैसे मर्जी बना सकेंगे। और ये इम्पोर्टेंट तो है आपको, जब आप जॉब वगैरह आपने हासिल करनी हो तो आप आजकल तो गवर्नमेंट की जॉब वगैरह भी देखें तो वहाँ जो है वो रिज्यूमे राइटिंग का बहुत कंसेप्ट है और वो आपसे मांगते हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, जब आप रिज्यूमे राइटिंग कर रहे हैं, आपसे CV वगैरह मांगे तो उसके साथ साथ जो कवर लेटर का भी यूज़ करें, क्योंकि कवर लेटर भी पहले कवर लेटर को देखा था, उसके बाद आप ऊपर लिखते हैं कि ये एडवर्टाइज वगैरह सारा कुछ और बताते हैं कि बाकी सारी डिटेल वो कुछ उसमें जो रिज्यूमे वगैरह, तो कवर लेटर को भी इंपॉर्टेंस आपको देनी होगी आप। लेकिन पहले इस पर इतना फोकस नहीं किया था, लेकिन आप जो है कवर लेटर पर भी फोकस किया। तो अगर आपकी जो यानी कि रिज्यूमे अगर प्रोफेशनल या स्टैंडर्ड नहीं होगी तो आप फ़ौरन वहाँ ही रिजेक्ट हो जाएगी। तो वो पढ़ने की दूर के बाद आपको देखेंगे, यानी कि आपकी रिज्यूमे की चेक ही नहीं करेंगे, वो स्टैंडर्ड और प्रोफेशनल ही नहीं होगी, आप वहीं जो है वो रिजेक्ट हो जाएंगे। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड होगी तो फिर आप उसको जो है वो रीड आउट करेंगे, अदरवाइज वो इसको रीड। तो अब हम आगे मूव करते हैं। तो यहाँ इसका पर्पस क्या है, बेसिकली पर्पस देख लेते हैं कि CV हम लिखते क्यों है, इसका मकसद क्या है। तो बेसिकली CV जो लिखी है, आप जो है सेल्फ एडवर्टाइजमेंट अपनी करने के लिए जो है वो CV लिखते हैं, क्योंकि सेल्फ एडवर्टाइजमेंट मतलब कि आप अपने आप को बेच रहे होती हैं किसी के सामने। तो बेसिकली CV आप क्या होता है कि आपको ये एक पेज वगैरह की होती है, तो इस पे ऊपर जो है सेल्फ एडवर्टाइज मतलब कि आपके जो जॉब ज़िंदगी में आपने हासिल किया कर चुके हो, जितनी भी आपकी एजुकेशन वगैरह होती है वो सब कुछ, यानी कि क्वालिफिकेशन वगैरह होती है, जितनी वो चार चीज़ें हम जो स्टार्टिंग में पढ़ी थी, तो वो सारी चीज़ें जो आप इसमें ऐड कर, यानी कि आप जितना एक्सपीरियंस वगैरह था वो आप एक पेज के ऊपर सारा कुछ लिख देते हैं। और आप क्या आप हैं, या जैसे प्रोडक्ट वगैरह सेल होती है वैसे ही आप ही अपने आप को ही बता रहे हैं कि मेरे पास ये इस तरह का नॉलेज है, मैं ये कुछ कर सकता हूँ, ये कुछ मैंने हासिल किया हुआ है। इसका रिज्यूमिंग का पर्पस क्या, ऑलरेडी सारा कुछ ये जितनी मैं पॉइंट है मैं बता चुका हूँ कि ये इंपॉर्टेंट जो आपकी जॉब एप्लीकेशन होता है रिज्यूमे उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस होता है। उसके अलावा जो हमारे पास क्वालिफिकेशन वगैरह जो आप जो अप्लाई कर देते हैं, यानी कि आप अभी आपका इससे पहले मैं एग्जाम्पल की आप मुख्तलिफ जो है प्रोडक्ट होते हैं, तो उसमें जिस प्रोडक्ट में ज़्यादा पोटेंशियल होता है उसको सेलेक्ट किया जाता है, जिसमें ज़्यादा यानी कि पोटेंशियल नहीं होगा उसको नहीं किया। तो इसी तरह से अगर आप में ज़्यादा पोटेंशियल है आपकी CV में तो आपको सेलेक्ट किया जाएगा, अगर आपकी CV में ज़्यादा पोटेंशियल नहीं है तो आपको सेलेक्ट वगैरह नहीं किया। उसके अलावा रिज्यूमे का जो कवर लेटर क्या ऑलरेडी आपको बता चुका। तो कुछ लोग जो है स्टूडेंट्स है वो कवर लेटर को ये समझते हैं कि जिसके अंदर जो CV डाली थी वो कवर लेटर, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको पहले बता दूँ कवर लेटर और रिज्यूमे क्या दिए। तो ये जो वही चीज़ें लिखी जो आपको बता चुका हूँ, और ये बुलेट पॉइंट वगैरह समरी क्या होती है, यानी कि जो जो रिज्यूमे होती है वो बुलेट पॉइंट में होती है, जबकि दूसरी जो वो एडवर्टाइज वगैरह के बदले में जो आप लिख रहे हैं। इसके अलावा हमने बिजनेस में जो देखा है, बिजनेस की 10 टाइप्स देखी, तो उसमें जो है कवर लेटर क्या था वो देखा था। तो इसमें और उस जो बिजनेस का जो कवर लेटर उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। तो बेसिकली जो कवर लेटर होता है ये समझ लें कि ये ऊपर ही पेज वगैरह साथ ही रिज्यूमे के होता है, लेकिन ये पहले ऊपर होता है पेज, यानी कि इसको पहले पढ़ाया था और उसके बाद लास्ट में हम ये लिख सकते हैं कि बाकी जो डिटेल वगैरह आप रिज्यूमे वगैरह में पढ़ सकते हैं। तो सिंपल मैं फिर बता रहा हूँ, कवर लेटर और रिज्यूमे में पहले इतना कंसेप्ट नहीं था, लेकिन आजकल जो है यानी कि लोगों को नहीं पता, लेकिन अगर ये आप कवर लेटर लिखेंगे तो आपका ज़्यादा इंप्रेशन पड़ेगा। तो कवर लेटर जो होता है जो यानी कि आपको एडवर्टाइज वगैरह जो दी जा रही होती है आप उसको देखते हैं, और उसके बाद आप जो है कोई जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए रिज्यूमे लिखते हैं। तो असल में जो जो आपने एडवर्टाइज वगैरह देखी होती है कवर लेटर में वो सारी बताते हैं कि ये इस एडवर्टाइज को मतलब यहाँ से हमने आपकी ये एडवर्टाइज देखी है और उसके बदले में हम ये आपको ये सारा कुछ लिख रहे हैं, और फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन में ये वर्क हो रहा है, तो हम हमारे पास इस चीज़ का एक्सपीरियंस वगैरह, तो ये हम जो है ये काम को करके दिखाएंगे। तो ये अपनी कुछ चीज़ें लिखती हैं। उसके बाद आपने सारा डॉक्यूमेंटेशन जो है उसके बाद बुलेट पॉइंट वगैरह मैं आपको बता दूँगा, तो रिज्यूमे वगैरह लिखती हैं। स्टार्ट बाय डूइंग अ ब्रेन डंप ऑफ योर एक्सपीरियंस, ये वही चीज़ें जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, स्टार्टिंग में बताई है कि आपने कोई भी चीज़ है वो उसको जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है उसके रिलेटेड, अगर टीचर के अगर डाटा एंट्री की जॉब करना है या कोई भी जॉब करना है, जिस तरह की आपकी क्वालिफिकेशन सारा वही लिखे। ये नहीं कि आप इंटरनेट से कॉपी पेस्ट वगैरह, जो आपने कुछ पूरी एग्जाम्पल दी है तो कॉपी पेस्ट वगैरह नहीं करनी, क्योंकि अगर कॉपी पेस्ट वगैरह करेंगे तो आप अगर ये चीज़ें यहाँ आपकी पोजीशन के हिसाब से पूछी जाएंगी तो आप क्या लिखा है क्या नहीं, क्योंकि वहाँ जब CV के बाद यानी कि आपकी रिज्यूमे के बाद अपने इंटरव्यू भी वगैरह देना तो अगर आपसे वो फिर पूछे जाएंगे तो अगर
अगर आपने कॉपी पेस्ट किया होगा आपको पता ही नहीं होगा अगर उसमें क्या लिखा है क्या नहीं, तो आप उसको कैसे आंसर देंगे। अगर बताएंगे तो वो कहेगा कि इसमें तो और है और आप ये बता रहे हैं, तो वहाँ आप फिर कंफ्यूज होंगे। या फिर अगर आप कोई चीज़ को रट्टा वगैरह लगा के जाएंगे तो आप रट्टा भूल जाता है, तो फिर आप वो जितनी वो स्ट्रेस वगैरह जो ऑलरेडी हमने स्टार्टिंग में पढ़े हैं टाइप्स ऑफ इंटरव्यू वगैरह, तो वो सारे फिर आपको वो फेस करना पड़ा। तो इसीलिए आपको जो है कि यहाँ स्पेसिफिक और जो है यानी कि वही बात आपको बताई कि सिर्फ आप रीड वगैरह जो है वो कर लें, लेकिन आप खुद से लिखें। अगर खुद से लिखेंगे तो आप फिर आपके लिए इजी होगी। तो ये जो जिसके लिए आप सीवी वगैरह लिख रहे हैं तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक वगैरह जो है वो होना होगा। अगर आप स्पेसिफिक नहीं होंगे या ठीक तरह से अगर ठीक पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, एक्स्ट्रा भी डाल देंगे, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाएगी। तो फोकस ऑन योर अचीवमेंट्स अब हमारे पास आ जाता है। तो अमेन में सिंपल जो आपने यानी कि एजुकेशन के दरमियान के क्वालिफिकेशन जो हासिल की उसके आपने कितनी यानी कि क्वालिफिकेशन और एजुकेशन में थोड़ा डिफरेंस बताना चलूँगा। क्वालिफिकेशन वो होती है जो आपकी डिग्री वगैरह यानी कि आपने BS IT वगैरह या कुछ भी इस तरह की डिग्री करी, जितनी भी आपके पास डिग्रीज होती हैं वो आपकी यानी कि क्वालिफिकेशन होती है। लेकिन जो एजुकेशन होती है वो आपकी डिग्रीज वगैरह नहीं है। एजुकेशन वो होती है जो आपने हासिल की होती है चीज़, वो आपकी एजुकेशन होती है। और जो डिग्री वगैरह आपकी होती हैं जो वो आपकी क्वालिफिकेशन में आती है। तो सिंपल ये है कि हर एक बंदे क्वालिफिकेशन और एजुकेशन बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जिसके ये नहीं आप कह सकते कि जिसके पास क्वालिफिकेशन उसके पास एजुकेशन भी है, जिसके पास एजुकेशन उसके पास क्वालिफिकेशन, ऐसा नहीं होता। देखिए कुछ लोगों के पास सिर्फ सर्टिफिकेट वगैरह होते हैं, लेकिन उसके पास जो है यानी कि उस चीज़ के बारे में नॉलेज वगैरह नहीं इतना होता, तो यानी कि उनके पास जो है एजुकेशन नहीं होती। और कुछ लोगों के पास जो है सर्टिफिकेट वगैरह तो नहीं होते लेकिन नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है। जिनके पास नॉलेज होता है उसके मतलब है उनके पास एजुकेशन है लेकिन उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, यानी कि उनके पास डिग्री वगैरह नहीं है। तो इसीलिए जो ज़्यादातर लोग जो फेल होते हैं इंटरव्यू वगैरह में, तो उनके पास जो डिग्री वगैरह तो होती है, क्वालिफिकेशन तो वगैरह होती है, लेकिन उनके पास एजुकेशन नहीं होती, नॉलेज नहीं होता उनके पास इतना, तो इसीलिए वो फेल वगैरह जो होते हैं। तो आप यहाँ भी यही बात की जो अचीवमेंट वगैरह आपकी होती हैं, तो अचीवमेंट मतलब कि आपने कौन सी एजुकेशन हासिल की है, आपके पास कौन कौन से डिप्लोमाज हैं, या फिर आपने इसके अलावा जो एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटीज़ या कितना आपके पास जॉब एक्सपीरियंस वगैरह अपनी ज़िंदगी में क्या क्या आपने हासिल किया हुआ, सारा कुछ आपको बताना होगा कि यहाँ मैं वर्क कर सकता हूँ, ये भी है। और इसके अलावा जो आपकी यानी कि आप ये तो लास्ट पे पॉइंट बताया, इसमें भी ये कह रहे हैं कि जो यानी कि ये नहीं कि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस वगैरह है या कुछ तरह आपके पास और भी अचीवमेंट वगैरह, तो आप ये कहेंगे इतनी है मेरे पास, इतनी है, बल्कि उसको परसेंटेज वगैरह में आप बताएंगे मैं इस तरह के मेरे पास एक्सपीरियंस है, इस तरह की प्रॉब्लम वगैरह आती तो मैं उसको फेस कर सकता हूँ। उसके बाद चूज़ रिज्यूमे स्टाइल, तो आपको यानी कि डिफरेंट जो है रिज्यूमे स्टाइल्स वगैरह जो है वो होते हैं। तो अब आपको कोई ना एक जो है वो सिलेक्ट करना है, जैसे कि यहाँ तो 3 तरह के जो है रिज्यूमे स्टाइल जो है वो गिवन है। तो क्रोनोलॉजिकल में क्या था कि यहाँ क्रोनोलॉजी मतलब कि जैसे कि आपने जो है लास्ट से नीचे मूव होना, जैसे कि आपने पीएचडी कर ली, तो अब आप जो है क्रोनोलॉजी का मतलब कि आप रिवर्स ऑर्डर में यहाँ बताया जा रहा है कि पहले पीएचडी लिख लें, उसके बाद एमएस लिख लें, फिर उसके बीएस लिख लें, फिर एफएससी लिख लें, मैट्रिक, इस तरह जो है बैकवर्ड मूव करते हैं। तो इसमें क्रोनोलॉजिकल में इस तरह जो है सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। उसके बाद फंक्शनल में आप जो फोकस पहले चीज़ें वो स्किल और एबिलिटीज पर करते हैं, उसके बाद आप जो वर्क हिस्ट्री वगैरह लिखते हैं, कम्बिनेशन में आपको स्किल और एक्सपीरियंस वगैरह और उसके बाद जो एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री वगैरह जो है इसमें देखी जाती है ये सारी चीज़ें। तो आपका रिज्यूमे स्टाइल जो है वो सिंपल ही होना चाहिए, ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा जो यानी कि जो स्टैंडर्ड वगैरह है वही होना चाहिए। तो स्टार्ट कंपेयरिंग योर रिज्यूमे, मतलब कि आप जो है रिज्यूमे वगैरह जो आपने लिखी है उसको जो है वो एक बार रीड आउट वगैरह जो है वो कर लें, ये नहीं कि आपको वैसे ही एक बार लिखी और उसके बाद दे दी, तो ऐसा नहीं, क्योंकि लिखते वक्त बहुत सारे मिस्टेक्स होती है, इसीलिए थोड़ी उसको एक बार जब आप कंपाइल वगैरह कर रहे हैं यानी कि आप खुद रीड आउट वगैरह, तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, सब कुछ आप जो आपको पता चल जाएगा। और इसके अलावा जो मिस्टेक्स होंगे वो भी आप देख लें। उसके बाद फॉर्मेट जो रिज्यूमे यानी कि जो कैसे लिखी जाएगी, क्या कुछ होना चाहिए रिज्यूमे वगैरह, तो रिज्यूमे के जो फॉर्मेट वगैरह मुख्तलिफ है। जैसे कि अगर लिखने की बात हो तो आज का ज़्यादातर जो है टाइम न्यू रोमन ये आपको लिखा हुआ है, तो इसमें ज़्यादातर जो टाइम रोमन वगैरह यूज़ किया। इसके अलावा एरियल वगैरह भी यूज़ किया था, मुख्तलिफ ये टाइम यानी कि जो साइज़
वगैरह यूज़ की जाती हैं, तो इनमें कोई भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका पेज है वो वाइट होना चाहिए और जो उसके ऊपर लिखा रहता है वो ब्लैक टेक्स्ट वगैरह जो नहीं। और नॉर्मली जो साइज़ वगैरह जो वो यूज़ किया है वो 10 और 10.5 और जो 12 यानी कि इनके दरमियान होना चाहिए। 10.5 से कम नहीं होना चाहिए और जो 12 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें। उसके अलावा जो इसमें स्पेसिंग वगैरह जो होती हैं उनका से आपको ख्याल रखना होगा। तो स्पेसिंग वगैरह का मतलब कि आगे पीछे नहीं होना चाहिए, जैसे कि यहाँ जो स्पेस वगैरह बना रही है ये कम से ज़्यादा नहीं, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। यहाँ फिर ये जो आपको दिखाई लाइन आगे पीछे होंगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये तो बेसिक चीज़ है जो आपके पास होनी है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आजकल जो है पहले जो आपकी जो पिक्चर वगैरह होती थी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती थी, उसमें आपको लाजमी जो है आपकी रिज्यूमे वगैरह में लिखनी होती थी, यानी कि लगानी होती थी। लेकिन आजकल जो है वो पिक्चर वगैरह का जो ट्रेंड नहीं, यानी कि मतलब कि अगर आप उस पर पिक्चर वगैरह लगाएंगे तो उस पर वो आजकल वो ज़्यादा इस पर जो है अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो कोशिश करें कि आप जो पिक्चर वगैरह का यूज़ ना करें, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि आपको पिक्चर वगैरह यूज़ करें, यानी कि पहले जो है यूज़ होती थी, लेकिन अब जो आज का ट्रेंड चल रहा है उसमें पिक्चर नहीं है यूज़, यानी कि IEEE के जो हैंड आउट्स वगैरह सबको आप रीड आउट करके देख लें, वहाँ आपको पिक्चर का कोई कंसेप्ट ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए बेसिकली जब रिज्यूमे वगैरह आप लिख रहे हो तो उसमें जो पिक्चर वगैरह का आज का यूज़ ना करें, क्योंकि जो स्टैंडर्ड है वो नॉर्मल पिक्चर्स के बगैर ही यूज़ किया और अब इस सब को हम जो है वो समराइज कर लें। तो सबसे पहले हमने इंटरव्यू वगैरह पढ़ा था। इंटरव्यू क्या था कि जो फेस टू फेस क्वेश्चन आंसर वगैरह है तो वो हमारे पास इंटरव्यू होता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ इंटरव्यू वगैरह 6 टाइप्स ऑफ इंटरव्यू वगैरह जो है हम जो है डिस्कस करते थे। तो हमारे पास 6 टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज़ हैं। सबसे पहले हमारे पास स्ट्रक्चर इंटरव्यू था। स्ट्रक्चर इंटरव्यू वगैरह में क्या जाता है कि फॉर्मल वे में होता है और क्वेश्चन आंसर रेडी में पता। स्ट्रक्चर इंटरव्यू वो होता है जिसमें जो अनफॉर्मल होता है, जिसमें आम ग्रुप डिस्कशन वगैरह का। स्ट्रेस इंटरव्यू वो होता है जिसमें यानी कि स्ट्रेस इंटरव्यू आपने जो आपको इस तरह के क्वेश्चन वगैरह दिए जाते हैं कि आपके ऊपर स्ट्रेस वगैरह हावी वगैरह करने की कोशिश किया जाए कि आपको नॉर्मल वहाँ रहना होगा। उसके बाद बिहेवियर इंटरव्यू मतलब कि आपका बिहेवियर चेक किया जाता है कि आप ज़्यादा हाइपर वगैरह तो नहीं होते अगर आपके पास, अगर आप कुछ भी आपको कहते था। उसके प्रॉब्लम सॉल्व और केस इंटरव्यू में ये था कि इसमें आपको ज़्यादातर प्रॉब्लम और वगैरह दी जाती हैं और आपको कहा जाता है कि इनको सॉल्व वगैरह करें। इसके अलावा पैनल इंटरव्यू वगैरह, तो पैनल इंटरव्यू मतलब कि यहाँ मुख्तलिफ डोमेन्स वगैरह के लोग, यानी कि नेटवर्किंग का कुछ बंदे होंगे, कुछ प्रोग्रामिंग के बंदे होंगे, इस तरह मुख्तलिफ जो डोमेन के लोग वगैरह होते हैं और वो आपसे क्वेश्चन वगैरह पूछ लेते हैं और इसमें ये चीज़ें आ जाती हैं। इंटरव्यू टेक्निक्स वगैरह के बारे में डिस्कस। इंटरव्यू टेक्निक मतलब कि इंटरव्यू कैसे देना, कि दरमियान के आपको प्रिपेयर होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये सारी चीज़ें रिहर्सल वगैरह आपको करना चाहिए, ये सारी चीज़ें। उसके बाद रिज्यूमे मतलब कि अगर आपको कोई भी एडवर्टाइज वगैरह आपने देखी है कहीं, आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है तो वहाँ अप्लाई करने के लिए आपको जो रिटर्न डॉक्यूमेंट एक पेज का वगैरह जो आप लिख कर देते हैं तो वो आपको कैसे लिखना है, वो क्या कैसे लिखते हैं, क्या ये सारा रिज्यूमे में, रिज्यूमे को CV भी कहते हैं। तो इसके साथ साथ क्योंकि आमतौर पर आप CV ही कहा जाता है, लेकिन उसके साथ साथ आपको कवर लेटर भी देना होगा, तो कवर लेटर क्या वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ हमारा टॉपिक तो अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो हेल्पफुल है, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।